कहानी की स्टार्टिंग ये हमारे ड्रामे के दोनों मेन लीड्स की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से होती है। यहाँ पे पार्टी ए और पार्टी बी ने जो भी कंडीशंस रखी थी इन्हें हर हाल में एक्सेप्ट करनी थी, जिसमें कि एक ये भी थी कि शादी के बाद अगर हम मिले भी सही तो ऐसे मिलेंगे जैसे कि स्ट्रेंजर्स हों। अब अपनी मैरिज लॉक करने के बाद हमें हमारे हीरो बेजैन को ऑफिस में दिखाया जाता है। असिस्टेंट ने और भी काफ़ी सारी लड़कियों की फाइल्स इनके सामने ला के खड़ी की थी, लेकिन ये कह देते हैं कि अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट से शादी कर चुका हूँ, मैरिज भी रजिस्टर करवा लिया है मैंने। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि क्या आपने बताया ही नहीं। तभी से इसके कज़न जीचन की कॉल आती है जो कि बहुत जल्दी कंट्री वापस आने वाला था। एंड जैसे ही अचानक असिस्टेंट इससे मैरिज सर्टिफिकेट की बात करता है तो पीछे से जीचन सुन लेता है। वो सरप्राइज रह जाता है कि क्या तुमने शादी कर ली है, इस बारे में बताया क्यों नहीं, सिस्टर इन लॉ का क्या नाम है, वो कैसे दिखती है। तो ये कह देता है कि जब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अब यहाँ पे जीचन उसे अपनी क्रश के बारे में भी बताने लगता है कि कैसे वो कॉलेज लाइफ में उसे पसंद करता था, तब तो काम ना बना, लेकिन अब की बार वो गिव अप नहीं करने वाला है उस पर। ये भी कह देता है कि ठीक है मैं ज़रूर उससे मिलूंगा। देखते हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ कैसी दिखती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जीचन जिस लड़की की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शू नैनी थी, जिससे कि बेजैन की शादी हुई है। अब हमें शू नैन को एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। वो अपना कुछ रिसर्च का सामान लेके जा रही थी कि अचानक ही बेजैन से टकराने की वजह से वो टूट जाता है। ये तो उल्टा उस पर गुस्सा ही करने लगा था कि ज़रूर मेरी अटेंशन पाने के लिए ही तुमने ये सब कुछ किया है ना, ऐसी बात है। ये कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नोट नहीं देखा हुआ है कि कौन कौन लोग आ सकते हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं। अब इनकी लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। वो तो इसे पकड़ के अपनी ही लैब से बाहर निकालने लगी थी, बट तभी ऊपर से इसे मालूम होता है कि एक्चुअली में ये तो उनके ही यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी है जिस पे कि वो गुस्सा कर रही थी। अब इसे काफ़ी बुरा भी लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ी होगी ही सही। बेजैन ने यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग करवा दी हुई थी। अब यहाँ पे तो प्रिंसिपल इससे अपोलोजाइज भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट के बिहाफ पे कि अगर उसने कोई बदतमीज़ी किया है तो ये कह देता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपको उस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। वो हैरान कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ, ये कह देते हैं कि हाँ लेकिन ये हमारे बीच प्राइवेट है, आप इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा। एक्चुअली में इसने सबको इसलिए ही तो बताया था ताकि ये न्यूज़ फैलती फैलती इसके पापा तक पहुंच पाए, वरना कि अगर इसने खुद बताया तो इसकी काफ़ी सारी पिटाई हो सकती थी। इधर इसे भी मालूम हो जाता है कि जिस बंदे के साथ इसने शादी की है वो कोई आम पर्सन नहीं है बल्कि एक कंपनी का सीईओ है। अब ये सोच रही होती है कि क्यों ना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर कह देती है कि नहीं, अगर इस एग्रीमेंट को ख़त्म किया मैंने तो शायद मैं मज़ीद ट्रबल में पड़ सकती हूँ, सो इसलिए इसे रह नहीं देती हूँ। बेजैन अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज़्यादा लव करता है। उसकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। ये उनसे प्रॉमिस करता है कि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर आप ठीक हो जाएंगी और आपकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। अचानक ही ऊपर से इसके पापा आ जाते हैं कि नालायक कहीं के, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर लिया और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो किधर है, उसे मिलवाओ। ये आगे से कह देता है कि आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरा मामला है, आप जीचन की फिक्र करें कि वो आ रहा है, सो उसके बारे में क्या करना है। अब पापा ने तो उसे एयरपोर्ट पे पिक करने जाने का फ़ैसला कर लिया था और ये कह देता है कि वो इतना भी ज़रूरी नहीं है, पहले घर का सुकून देखना चाहिए, मैं जाके उसके लिए कमरा रेडी करवाता हूँ। फिर नेक्स्ट इसे जीचन के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे कि इसने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। उसका कमरा नीट एंड क्लीन कर दिया था, बट अचानक जैसे उसकी नज़र पड़ती है यहाँ पे शू नैन की फ़ोटो पे तो एकदम हैरान रह जाते हैं कि क्या मत जो मेरी वाइफ है एक्चुअली में जीचन उसी लड़की को पसंद करता था। अब तो बहुत ही गड़बड़ी होने वाली थी। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब जीचन इसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया था, शू नैन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था कि पहले अपने करियर पे फोकस करो, इसके बारे में बाद में ही बात करते रहना, मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा रिच हो, पैसे उड़ाना तो तुम्हारी फितरत में ही है। अब यही सारी बातें सोच सोच के कह रहा होता है कि पहले तो मैंने जाने दिया था बट अब की बार नहीं। अब ये पहुँचता है असिस्टेंट के पास कि आखिर तुम शू नैन के साथ मिले हुए हो ना, बताओ कि उसकी प्रोफाइल मेरे सामने क्यों रखी थी तुमने, जानबूझ के ही उसकी शादी मेरे साथ करवाई है, ये जानते हुए कि भी
कि वो जीचन उसे पसंद करता है। वह वो असिस्टेंट कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो आपके सामने और भी गर्ल्स की प्रोफाइल्स वगैरह रखी थी, बट आपने उसी मेडिकल स्टूडेंट को चूज़ किया इसलिए कि ताकि फ्यूचर में आपकी ग्रैंडमा का भी वो ट्रीटमेंट कर पाएगी, और आपने खुद ही चूज़ किया था, फिर मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। अब ये तो सोचने वाली बात होती है। अब ये यही माइंड में कह रहा होता है कि वैसे उस लड़की से मैं खुद ही जाके पूछ लूँगा कि वो अगर जानती भी है कि मैं जीचैन का कज़न हूँ तो वो मुझसे शादी करने के लिए क्यों मानी है। इधर इसके स्टेप मॉम इसे कॉल कर रही होती हैं कि अपना जो भी कचरा वगैरह हमारे घर में पड़ा हुआ है इसके सामान की बात कर रही थी कि जल्दी से वो आके इधर से लेके जाओ, वरना फिर इसे दूसरा ऑप्शन भी देती हैं कि शादी कर लो। ये भी कहती है हाँ टेंशन मत ले, मैं शादी कर लूँगी। अभी मॉम से कॉल करके हटी थी कि पीछे से इसकी नज़र बेजान पे पड़ जाती है, जो कि स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए इसके घर पे आ गया था। पूछ रहा होता है कि हाँ बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, तुम जानती थी ना कि मैं जीचन का कज़न हूँ और वो फैमिली के क्लोज जाने के लिए ही तुमने ये किया। वो कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम जीचन के कज़न हो, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, और वैसे भी शादी के लिए तो तुम ही नहीं कब बोला था और खुद ही मेरे पास आए थे। ये कह देता है कि कहीं तुमने जीचन को इसलिए तो रिजेक्ट नहीं किया था कि तुमने मुझसे शादी करनी थी। ये कह देते कि कुछ फहमी है तुम्हारी, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। अब इसे लग रहा होता है कि जब जीचन वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि मैंने उसके क्रश के साथ शादी कर लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा, इसलिए इसने इसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था एंड कंपनसेशन के तौर पे पैसे भी उसे पकड़ाता है, जो कि वो लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। अचानक ये असिस्टेंट इसे कॉल करके बताता है कि नहीं अभी फ़िलहाल आप जो कि उसे डिवोर्स देने का सोच रहे हैं ऐसा मत करें, वैसे भी 1 महीने के अंदर अंदर ही आना है जीचन ने, फ़िलहाल वो नहीं आ रहे, तो तब तक अपने इस इरादे पे गिव अप कर दे। वो अब जल्दी से इसे वो पैसे ले लेता है कंपनसेशन के तौर पे जो कि इसे दिए थे। ये बेचारी सैड हो जाती है कि ये क्या बात हुई। घर पे हमें अब शूनैन की स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है। वो तो यही चाहती थी, अपनी बेटी को भी पट्टियाँ पढ़ा रही होती हैं कि कैसे हो ग्रुप में जाके तुम बेजान से मतलब अब उसकी अटेंशन पाओ, उससे शादी कर लो, उसके बाद सब कुछ हमारा ही हो जाना है। जिन भी खुश दिखाई दे रही होती है कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अपना सामान पैक करने के लिए जो कि ये मैडम आई हुई थी इनकी बातें सुन चुकी होती है, और इसे तो हंसी आ रही होती है कि क्या इन्हें नहीं पता है कि बेजान शादी कर चुका है। वो इस बारे में इनके सामने भी जिक्र करती है, बट ये तो नहीं मानने वाली थी। अचानक ही उनकी नज़र इसके मैरिज सर्टिफिकेट पे पड़ती है। इससे पहले कि वो बेजान का नाम पढ़ती है, फ़ौरन से उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेती हुई वहाँ से चलती बनती है कि आपको मेरे हस्बैंड का नाम पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही अपने घर पे आती है जो कि रेंटल था, आगे से देखती है कि इसका सामान पकड़ के कुछ लोग लेके जा रहे हैं। अब इसे मालूम होता है कि ये सारा कुछ करवाने वाला बेजान ही है। उससे पूछ लेती है कि इधर क्या चल रहा है। अब वो फिर इसे सारी बात का बता देता है कि कैसे इसके पापा ने एक पार्टी का अरेंज किया था जिसमें कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहना चाहते थे। इवन के ये भी उन्होंने शर्त रखी थी कि वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है उस लड़की शूनैन के साथ, तो उसे हमारे साथ घर पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। ये काफ़ी सारे बहाने बनाता है, लेकिन जब जैसे ही ग्रैंडमा कहती हैं कि नहीं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इधर लेके आओ, अब इसकी मजबूरी बन चुकी थी। ये तो जाने से साफ मना कर देती है कि मैं तो नहीं आने वाली हूँ, और वैसे भी जैसे कि रूडली बिहेव कर रहे हो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। हाँ रिक्वेस्ट करके मनाओगे तो शायद मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करूं, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर अचानक ही नॉक करता है गाड़ी को। असिस्टेंट कॉल सुनने के बहाने से वहाँ से चला गया था। अब जो उसे फिर रिक्वेस्ट करने ही लगता है कि प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ घर पे रहने के लिए। अब नेक्स्ट ये पहुँच आई थी। अब यहाँ पे पापा एंड ग्रैंडमा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब ग्रैंडमा की कंडीशन के बारे में तो इसे मालूम हो ही गया था कि कैसे उनकी मेमोरीज अब उनका साथ नहीं देती हैं। पापा के मज़ीद सवालों से बचने के लिए ये अचानक ही इस बेचारी को गिराने के चक्रों में होता, फ़ौरन से पकड़ भी लेता है एंड कहने लगा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से ये चकरा के गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि पापा मज़ीद और सवाल करते, ये दोबारा से इस बेचारी को गिरा देता है एंड यहाँ पे कहने लगा था कि पापा लगता है इसे रेस्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, वरना बेचारी की कंडीशन ख़राब ही है। वो भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, एंड उन्होंने इन्हें इनका रूम दिखा दिया था। ये फ़ौरन से उसे पकड़ता हुआ वहाँ से चलता बनता। नेक्स्ट ही इसने अपने ही इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस वगैरह की थी जिसके बारे में ही दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तो ये भी कहने लगा था कि फ़र्ज़ करो कि जीचन आप भी जाता है तो उसके सामने
तुम्हें कोई हमारी लव स्टोरी तो बतानी ही पड़ेगी कि कैसे हमें एक दूसरे से फर्स्ट साइट लव हुआ था वगैरह वगैरह। हम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहे होते हैं, ऊपर से पापा ने इनकी बातें सुन ली थी। वो कहते हैं कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, किस बारे में बात कर रहे थे। इन दोनों को अपनी पड़ जाती है कि उन्होंने पापा को मालूम ना हो जाए। वो फ़ौरन से आगे से शूनैन को कर देते हैं कि कोई स्टोरी बनाओ। वो अब कहती है कि जी हम मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो उसी के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे और कुछ नहीं है। यार पापा के दिमाग में तो इनकी एक भी बात पल्ले नहीं पड़ती है। वो जो कि इसे गाड़ी की देने आए थे वो देते वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि ये अब इसे यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए आ गया था कि आज की रात ही वो डिनर पार्टी है जिसका कि कब से ही वेट था और तुम्हें अच्छे से रेडी होके जाना है। वो इसे शॉपिंग कराने के लिए लेके आता है और यहाँ पे एक ड्रेस में तो ये इतनी प्रीटी लग रही होती है कि बेयान भी इससे नज़रें हटा ही नहीं पाता। बेजैन शूनैन को पहले तो देखता रहता है एंड फिर इसके मेकअप में से कीड़े निकाल देता है, जिसकी वजह से कि इसे अपना मेकअप दोबारा से सेट करके आना पड़ गया था। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों को पार्टी में दिखाया जाता है। सारे इनके कपल की तारीफ कर रहे होते हैं। इनके जो भी क्लाइंट्स आते हैं शूनैन बहुत ही अच्छे से उन्हें हैंडल करती है। उनका जो भी डाटा था इसने गाड़ी में ही पढ़ लिया था और उसकी इस बात से तो यहाँ पे हमारा हीरो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि मैंने जो भी लड़की चूज़ की है वो बिल्कुल मेरे लिए राइट ही है। ऊपर से डैड आ जाते हैं जो अब सबके सामने ही बोलने लगे थे कि बेजैन और शूनैन आके अपनी लव स्टोरी सबको सुनाएंगे कि इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। अब ये हॉ फैमिली की डॉटर इन लॉ थी, सबको मालूम हो गया था। ये तो बेजैन को ही कह देती है कि जो भी स्टोरी बनानी है आपने खुद ही जाके बनानी है, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ। खैर वो अब यहाँ पे आ जाता है एंड ऑब्वियसली सी बात है झूठी मूठी स्टोरी सुनाने लगा था कि वो बहुत ही सनी डे था। मैं यूनिवर्सिटी में ट्रस्टी था। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि एक लड़की फिसल के नीचे गिरने वाली है और मैंने उसे बचा लिया और मुझे उससे फर्स्ट साइट लव हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि शूनैन थी। वह से तो हंसी आ रही होती है कि वाह क्या स्टोरी बनाई है इसने। और यहाँ पे आगे से वो कहती है कि हाँ पहली मुलाकात में देखते ही इन्होंने मुझे अपने साथ खाने पे इनवाइट कर लिया था और फिर बस इसी तरह से ही आगे फिर हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। तो आगे से बेयान बोल देता है कि उससे पहले भी एक दफ़ा मैंने कैंपस में से देखा था, तभी मुझे लगा था कि जब दूसरी मुलाकात हुई है तो फेट हमें मिलाना चाहती है। तो यही समझ के फिर मैंने इसे प्रपोज़ कर दिया एंड हमारी शादी हो गई। सारी इनकी लव स्टोरी सुन के बहुत इम्प्रेस लग रहे होते हैं। ये तो उसमें ये भी ऐड करती है कि कैसे एक दफ़ा मैंने इसे अपने साथ गेम खेलने को बुलाया था और ये मिस्टर मुझसे हार गए थे। इवन कि इन्होंने चीटिंग करने की भी कोशिश की थी। इसे तो सबके सामने बस एम्बैरेस फील करवाना चाहती थी। वेल इनकी ये स्टोरी तो पीछे खड़े जी चैन ने सुन ली थी, जिसने कि अचानक आके इन्हें सरप्राइज़ दिया था और उसके हाथ में जो चीज़ होती है वो स्पेशली कि शूनैन के लिए लेके आया था। उसे सरप्राइज़ देना चाहता था बट आगे खुद ही शॉक्ड रह जाता है कि क्या मेरे कज़न ने मेरी क्रश से शादी कर ली है। उससे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो एक दफ़ा शूनैन से बात करना चाहता है अकेले में। इससे पूछ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मुझे छोड़ के, मेरे कज़न को ही क्यों। तो वो कह देती है कि ऐसे समझ लो कि ये एक फेट ही और कुछ नहीं, किस्मत ने हमें मिलाया और मैंने उससे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। ये बहुत ही दुखी लग रहा होता है। इतने में ऊपर से इसे तसल्ली देने के लिए एंट्री हो गई थी बेयान की भी, लेकिन ये कह देता है कि आप लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा होता है कि मैं तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और जो तो शूनैन ने मेरे साथ किया है ना उसकी भरपाई तो उसे करनी ही पड़ेगी। ये टेंशन में लग रहा होता है कि मेरे कज़न को अब सारी सच्चाई का पता चल गया, मतलब वो कैसा फील कर रहा होगा। इससे पूछता है कि तुम्हें बस खाने की पड़ी है, ज़रा भी टेंशन नहीं है। तो ये कह देती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, और वैसे भी मैं तो उसे कभी पसंद करती ही नहीं थी, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा। इधर घर पे वो यहाँ पे शूनैन की फ़ोटोज़ को ही देख रहा होता है पीछे से। ये आके उसे सब सच बताना चाहता था कि हमारी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और कुछ नहीं, लेकिन जी चैन तो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। ये उसे बुलाता रह जाता है लेकिन वो इग्नोर करता हुआ वहाँ से साइड पे। नेक्स्ट ये इससे बात करने के लिए ऑफिस में ही बुला लिया होता है और तभी जिन की नज़र जो कि इसकी स्टेप सिस्टर है इस पे पड़ जाती है। वो हैरानगी से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कहीं तुम भी बेजान के पीछे तो नहीं आई हो, उसे इम्प्रेस करने के चक्करों में। अब जैसे उसे मालूम होता है कि अरे ये तो बेजान की वाइफ है, ऊपर से ही आके एक लेडी ने बता दिया था एंड इससे काफ़ी रूडली बात करती है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है।
अब ये सब कुछ देख के जिन को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि कैसे इससे अच्छे से बात कर रही हैं और मुझसे रूडली भी, इवन कि वो भी इसे चिढ़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। इसने तो बात करने के लिए ही बुलाया होता है कि एक तो जीचन को अवॉइड करना चाहता था कि मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए हनीमून पे चले जाते हैं, सबको हम पे डाउट भी नहीं होगा कि हम रियल कपल हैं कि नहीं हैं। ये कह देती है कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस सिटी से दूर नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे थीसिस वगैरह मैंने वो कंप्लीट करने, उसके बिना तो काम नहीं हो सकता है, जो भी करना है इस शहर में रह के ही करना है। तो वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हमने इस शहर से बाहर घूमने के लिए जाना है, बल्कि वो प्लेस तो एकदम परफेक्ट रहेगी जहाँ पे कि तुम पहले मतलब तुम्हारा रेंटल हाउस था, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस बात पे तो ये एकदम सरप्राइज रह जाती है, क्या ये मेरे साथ उस शेडी सी प्लेस पे रहेगा। जिन ने तो अपनी मॉम को सारी बात का बता दिया होता है कि कैसे शादी कर चुकी है बेजान के साथ शूनैन। मॉम को भी गुस्सा आता है, वेल उन्हें भी इस बात पे यकीन तो नहीं आ रहा होता कि जो भी है हम पता चला के रहेंगे उसकी, उसी जगह पे जाके सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब अगले ही दिन दिखाया जाता है कि अपना सामान वगैरह लेके ये दोनों उसी रेंटल हाउस में पहुंच आए थे। अब वो तो यही कहती है कि मेरे पास तो बस एक ही बेड है जिस पे मैं स्टे करूँगी, आप ये वाला काउच ले सकते हैं जो कि टीम लाउंज में पड़ा हुआ था। वो भी कह देता है कि हाँ हाँ ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ये तो कहते भी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से जा सकते हैं, बट उसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही देखते हैं कि काम में बिजी होने की वजह से यार अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रहती है कि बस ब्रेड ही खाती है, अपने लिए कभी भी इसने खाना नहीं बनाया, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। तो आज कह देता है कि मैं स्पेशली आपके लिए खाना बनाता हूँ, एंड नेक्स्ट इसे किचन में दिखाया जाता है। इसने तो कुछ ही टाइम में काफ़ी सारी डिशेज उसके सामने रख दी थी जो कि यहाँ पे शूनैन को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं और वो इसके खाने की तारीफ़ भी करती है कि वैसे मुझे नहीं पता था कि आप एक कंपनी के सीईओ होते हुए इतना अच्छा खाना भी बना देंगे। इधर असिस्टेंट शन अचानक जैसे जीचैन को ऑफिस में देखता है तो हैरान के बॉस किधर गया, तो ये बता देता है कि अरे वो तो वेकेशंस पे गया है ना अपनी वाइफ के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ काम करने के लिए आ ही जाऊँ। अब ये शूनैन और बेजान के रिलेशनशिप को लेकर इससे बात कर रहे होते हैं कि वैसे मैंने नहीं देखा है कि कंप्यूटर पे उन दोनों को वॉलपेपर लगा हुआ है, क्या वाकई में एक दूसरे से लव करते हैं। ये आगे से कह देता है कि हाँ करते हैं, लेकिन आपको पता तो है अपने कज़न का। बेजान का कि वो अपनी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को सेपरेट ही रखता है और मज़ीद उसके सवालों से बचने के लिए वहाँ से चला ही गया था। ये दोनों अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर रहे होते हैं और ये बस उसमें खो सी ही जाती है कि वैसे ये है तो बहुत ही हैंडसम, और यहाँ पे उसकी तारीफ़ भी कर देती है एंड फ़ौरन से फिर ब्लश करती हुई साइड पे भी हो गई थी। इसने जो कि अपनी आज इसकी पिक्चर को एडिट किया था वो तो माउंटेन्स वाली साइड पे ही लग रही होती है, और माउंटेन्स को देख के अब यहाँ पे थोड़ी सी सैड हो गई थी कि मुझे इधर जाना कितना ज़्यादा पसंद था। एक दफ़ा जाने का मौका मिला भी था लेकिन मैं रह गई थी। ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, जब भी तुम्हारा दिल करेगा बस मुझे बताना, हम दोनों माउंटेन्स में घूमने के लिए ज़रूर जाएंगे। आगे से कह देती है कि हाँ लेकिन फ़िलहाल तो नहीं ना, मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब वो इसे कहते हैं कि खाना मैंने बनाया था, बर्तन तुम धोगी, एंड कुछ सामान वगैरह लेने के लिए फिर वहाँ से चलता बनता है। बेजान के जाने के बाद ही इसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर की एंट्री हो जाती है कि हमने सुना है कि तुमने बेजान से शादी कर लिया, लेकिन फिर भी इस जगह पे रह रही हो और हमें बेजान नज़र तो नहीं आ रहा, वो किधर है। तभी ऊपर से बेजान की भी एंट्री हो जाती है। अब तो इन माँ बेटी की शक्लें देखने वाली होती हैं कि क्या वाकई में इसने बेजान से शादी कर ली है। मॉम का रवैया तो इसके साथ बिल्कुल ही चेंज हो गया था, ऐसे मीठी मीठी बातें कर रही होती हैं कि जैसे इनकी बहुत ही लाडली एंड प्यारी सी बेटी है। लेकिन बेजान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर ये उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर हैं, तो उनका बिहेवियर इसके साथ अच्छा नहीं रहा होगा। वो भी उन्हें अच्छी खासी बातें सुना देते हैं। इधर मॉम खुशी खुशी में पता नहीं किसी आदमी को बता रही होती हैं कि कैसे इनकी बेटी ने शादी कर ली है। और फैमिली में अब तो इनके दिन बदलने वाले थे। इधर डैड ने वो फ़ोटोज़ वगैरह तो देख ली थी जो एडिटेड की हुई थी। इन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सारा झूठ ही लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों इसी सिटी में रहते हुए माउंटेन्स वाली साइड पे घूमने चले गए। फ़ौरन से असिस्टेंट सेंड से बोलता है कि मुझे उस जगह पे लेके जाओ, या फिर खुद उन्हें बुला के लाओगे कि एक दफ़ा आके मेरी बात सुने। वो बेचारा पहुंचा होता है इन्हें बुलाने के लिए कि डैड ने आपको मिलने के लिए कहा है, और इनके पीछे पीछे डैड भी पहुंच आए होते हैं। अब इनकी शामत तो अच्छी खासी डैड के हाथों आ ही चुकी होती है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों को घर पे ही दिखाया जाता है। ये तो स्टिल जीचन को लेके ही सैड था कि अब जब हम दोनों को साथ में घर पे देखेगा तो वो कितना ज़्यादा अपसेट हो जाएगा ना, मैं क्या ही करूँ।
अब इसे तो उसकी फ़िक्र ही खाई जा रही होती है। अचानक ये एक मेड आके बताती है कि ग्रैंड माँ की तबीयत ख़राब हो गई है। ये सुन के तो दोनों बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। ये दोनों जैसे ही ग्रैंड माँ के रूम में आते हैं तो यहाँ पे उनकी कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये तो ग्रैंड माँ का चेकअप भी करने लगती है। ऑब्वियसली सी बात है, मेडिकल स्टूडेंट है। और यहाँ पे इसे फील होता है कि जैसे कि ग्रैंड माँ को जो एंटीडोज दी जाती है वो ठीक नहीं है। फिलहाल तो इसका इरादा था ग्रैंड माँ का मूड अच्छा करना। उन्हें हेलुसिनेशन वगैरह भी होती थी। ये तो इधर उनके लिए रेनबो भी क्रिएट करती है। और इसे इतना खुश देख के हमारा हीरो बेजैन तो शूनैन से नजरें हटा ही नहीं पाता, स्पेशली कि इसने ग्रैंड माँ को आज खुश कर दिया था। और ग्रैंडमा को हालांकि बाकी किसी का भी नाम याद नहीं रहता, आज शूनैन का नाम याद रह गया था। और ये सब कुछ देख के इसे बड़ी हंसी आ रही है। इधर ये उसे अशोर्ट तो नहीं करवाती, लेकिन ये ज़रूर कहती है कि ग्रैंडमा की जो भी डिजीज़ है मैं उसे हल करने में आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगी। तभी एक मेड आके इन्हें 2 पार्सल देती है जो कि डैड ने इनके लिए भिजवाए थे। ये कुछ मेडिसिन ही होती हैं। एक तो होती है कि मिस कैरेज से कैसे बचना है, और जैसे ही इस बारे में वो बेजान को बताती है फिर खुद भी एम्बेरस फील करती हुई वहाँ से जाने ही लगी थी। अब अचानक यहाँ पे वो इससे डॉक्टर एक्स के बारे में ही पूछ रहा होता है। वो भी कोई रिसर्चर ही था। ये सुन के थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन उसे नहीं बताती कि वो उसे जानती है कि नहीं जानती। ये तो ज़रूर मानता है कि जो भी आज तक रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर एक्स ने बनाई हैं, अगर उन पे काम किया जाए तो मेरी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे इसने उसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का भी बोल दिया था कि मैं चाहता हूँ कि 5 साल के लिए तुम मेरी वाइफ बन के रहो। पहले तो वो नहीं मान रही होती, लेकिन उसके बार बार कहने पे फाइनली ये मान जाती है कि ठीक है, इसके पास वैसे भी कोई और चॉइस नहीं बची थी। इसने भी एक कंडीशन रख दी होती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में अपने लिए एक पूरी लैब चाहिए, जिसका कि अरेंज हमारे हीरो ने कर दिया था, और वो भी इसके नाम पे ही होती है, रिसर्चर लैब। ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, और इसे इतना हैप्पी देख के वो चुपके से इसकी फ़ोटोज़ बना लेता है। यहाँ से वापसी पे इसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है शूनैन को कि ये अपनी ग्रैंडमा से कितना लव करता है, कि उन्हीं की खातिर ही ये यूनिवर्सिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और काफ़ी सारे रिसर्चर्स से भी इसने रब्ता किया हुआ है। वैसे भी बचपन में ग्रैंडमा इसे बहुत ज़्यादा लव करती थी। ये यही चाहते हैं कि हमारे भी जो अच्छी मेमोरीज थी ग्रैंडमा उन्हें याद रखे, उन्हें भूले ना। और इसकी ये बातें सुन के तो यहाँ पे मन में खुश हो रही होती है कि वैसे ये ऊपर से जितना कोल्ड एंड खड़ूस नज़र आता है रियल में नहीं है। इन साहब ने ग्रैंड माँ का बर्थडे पासवर्ड मिला दिया था और उसका लॉकर ओपन कर लिया होता है, लेकिन आगे से जैसे ही देखते हैं कि बेजैन एंड शूनैन की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, अब तो इसका गुस्से के मारे बुरा हाल कि ये क्या, मतलब कि शायद उसने मुझे टीज करने के लिए ही ऐसा किया है। वो जानता होगा कि मैं शूनैन को पसंद करता हूँ, वो मेरा फर्स्ट लव है। अब देखना कि मैं बेजान के साथ क्या करता। अगले दिन ये जैसे ही अब शूनैन के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, डैड आ जाते हैं कि मुझे भी खाने में से हिस्सा चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं देता। ये उसके लिए खाना लेके पहुंच जाता है। वो खुश होता है। साथ में ये भी कहने लगी थी कि हम दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। वो आगे से कह देता है कि हमारे पीछे जासूस भी तो है ना, उनके सामने तो हमने यही शो करवाना है कि हम रियल कपल हैं और कुछ नहीं। वैसे मुझे तुम्हारी इतनी चिंता भला क्यों होगी। इसे इसकी स्टेप मॉम की बार बार कॉल आ रही होती है, जिसे कि ये पिक कर लेती है। अब तो वो यही चाहती थी कि ये घर उनसे मिलने के लिए आए, दोनों बैठ के बातें वगैरह करें, क्योंकि वो हाउ फैमिली का हिस्सा जो बनना चाह रही थी। ये तो कह देती है कि आपने एक दफ़ा मुझे घर से निकाल दिया, मैं दोबारा तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। इनकी ये सारी बातें बेजान ने भी सुनी ली थी। अब ये मॉम गुस्सा कर रही होती है। अब जैसे ही अचानक इनकी डोर बेल बजती है तो ये आगे आके देखती हैं कि जीचन खड़ा हुआ था। जीचन तो वैसे भी इंफॉर्मेशन निकलवाना ही चाह रहा होता है कि चलो कोई नहीं, उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के थ्रू ही मुझे शूनैन के बारे में मालूम होता रहेगा कि आखिर को वो करना चाहा तो चाह क्या रही है। ये अब एक बहाने से उन्हें अपने घर पे इनवाइट करते हैं कि वैसे मेरे अंकल भी आपसे मिलकर खुश होंगे, एंड स्पेशली कि आपकी बेटी। यहाँ पे मॉम तो इसे अपनी बेटी जिन से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी कि चलो अगर बेजान ना सही तो उसका कज़न सही, इन दोनों का टांका फिक्स हो ही जाए। ये अब उसे यहाँ पे डॉक्टर एक्स के बारे में ही बता रहा होता है, इसे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली होती है। ये अभी भी उसी के बारे में ही रिसर्च कर रहे थे कि वो है तो है कौन, डॉक्टर एक्स। आज ये लोग खाने का अरेंज करने वाले थे, फ़ौरन से ही मैसेज करके
अब इसे फैमिली डिनर पे बुला लेता है। अगले ही सीन में इसे घर पे ही दिखाया जाता है। यहाँ पे ये तो अपने पापा से भी डॉक्टर एक्स के बारे में ही बात करने लगा था कि मैं चाहता हूँ कि हम उसके साथ कोऑपरेट कर लें, वैसे तो हमें ही आसानी होगी। और ये बेचारी जिस तरह से कि इसका रिएक्शन होता है, हमें साफ पता चल रहा होता है कि ये डॉक्टर एक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानती है। यहाँ पर उन्हें कहती भी है कि अगर डॉक्टर एक्स ने अपनी आइडेंटिटी सबको बतानी होती तो वो यूँ छुप के क्यों रहते, मतलब कि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ये भी कह देते हैं कि चलो ठीक है, कोई वो तो हम पता करवा ही लेंगे, लेकिन उससे अब जो भी मीटिंग वगैरह होगी उसके लिए यही डिसाइड करते हैं कि हम शूनैन को ही उसके पास भेजेंगे। ये भी तो मेडिकल फील्ड में है, दोनों ही बैठ के जो भी होगा डिस्कशन कर लेंगे। अपनी ग्रैंड माँ की खातिर ही वो ये सब कुछ कर रहा था। अब ये ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आती है, जो भी बातें होती हैं उनसे शेयर कर लेती है। अब हमें यहाँ पे इतना तो मालूम हो जाता है कि डॉक्टर एक्स जो कि सीक्रेट रिसर्चर है वो कोई और नहीं बल्कि शूनैन ही है, और इसने ये बात सबसे छुपाई ही हुई है, क्योंकि खुद भी कुछ मेडिसिन पे काम कर रही थी कि जब तक कि मेरे जो भी बनाया हुआ सारा मटेरियल है वो मुझे कंफर्म नहीं हो जाता है कि ठीक कर रही हूँ कि नहीं, तब तक को किसी को भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकती हूँ। ग्रैंडमा ने इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्टफ टॉय रेडी किया था जो कि इसे गिफ्ट करती हैं। ये भी उन्हें थैंक यू कहती हुई बाहर आ जाती है। बट बाहर से एक और बैड न्यूज़ होती है कि इसकी मॉम और इसके स्टेप सिस्टर पहुंची हुई थी कि आज फैमिली डिनर में स्पेशली इन्हें इनवाइट किया था, वो भी जीचैन ने। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जीचैन ऐसा क्यों कर रहा है। डैड तो खुश थे कि आज मैं इन लॉस से मिल रहा हूँ। वेल इसकी नज़रें तो जस्ट जीचैन पे ही टिकी हुई थी। अब सारे ही मिलकर खाना खाने लगते हैं। मॉम तो यहाँ पे ऐसे बता रही होती हैं कि मैंने तो बड़ी मुश्किलों से अपनी इस बेटी को पाला है, इवन कि अपनी जो रियल वाली डॉटर है उसे साइड पे कर देती थी, सिर्फ और सिर्फ शूनैन का ख्याल रखती थी, उसे जो चाहिए होता था वो प्रोवाइड करती थी। अब ये सारी बातें तो शूनैन अच्छे से जानती ही होती है कि इन्होंने कभी इससे लव नहीं किया। इवन कि जो भी अब इनकी बेटी जिन उतारती थी या करती थी, ये हमेशा इससे नफरत ही करती थी और कुछ नहीं। इसे कभी नए कपड़े नहीं लेके दिए, जो भी जिन की उतरन होती थी वही इसे पहननी पड़ती थी। अब इसके फेस से एक्सप्रेशन से हमारे हीरो को पता चल ही जाता है कि ये कितनी मुश्किलों से उनकी बातों को बर्दाश्त कर रही है। ये उठ के जाने ही वाली होती है कि वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ का अरेंज किया। असिस्टेंट शैन से बोल के इसने उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्रेसेस यहाँ पे लाए थे, एंड स्पेशली की ज्वेलरी भी होती है कि जिस तरह से कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल रखती थी ना, मैं तो डबल ही रखूँगा। अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, एंड जो भी तुम कहोगी वो तो ऐसे समझो कि मैंने पूरा करना ही है। और ये इसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अब वो इसका ख्याल रख रहा था, मॉम का तो जेलिसी के हमारे बुरा हाल। और ये मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ बेजान मेरे लिए ही कर रहा है। बाकी असिस्टेंट को इसने ऑर्डर दे दिया था कि जो भी उसकी स्टेप मॉम उसे परेशान करने के लिए आएंगी, बल्कि ये मौका ही नहीं देना है कि वो कभी भी शूनैन के करीब आए। ये उसे जो कि आज उसने उसके लिए इतना किया, उसे थैंक यू बोलने के लिए आती है। नेक्स्ट डे अब हमें इसे ऑफिस में दिखाया जाता है, जिसे पता चल गया था कि डॉक्टर एक्स की रिपोर्ट शन यहाँ पे लेके आने वाला है, और इसके इरादे थे कि पहले ही उसे ठिकाने पे लगा देगी कि बेगैन को पता ही ना चले कि डॉक्टर एक्स कौन है। असिस्टेंट जो रिपोर्ट रख के जाती है ये उसे यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म करने का प्लान बना के रखी ही होती है, पर तभी बेजान की आवाज़ सुन के घबरा जाती है कि ओ नो अब क्या करूँ। बेजान को अब रोकने के लिए ये उसके काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है, एंड यही कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बनाएंगे। एंड ये भी कहने लगी थी कि वैसे आगे जो भी करना आप नहीं करना, मुझे तो कुछ नहीं करना आता। यहाँ पे वो इसे किस करने लगा था, एंड दोनों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं। बट तभी ऊपर से जीचन की एंट्री हो गई थी। वो पे डॉक्टर एक्स के बारे में ही कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये तो एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से भाग जाती है, एंड बाहर से ब्लश करता हुआ देख के शैन पूछता है कि आपको क्या हुआ। ये तो शर्माती हुई फिर वहाँ से भाग ही गई थी। इसे तो शक होने लगता है कि हो ना हो डॉक्टर एक्स एंड शूनैन का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर ही है। अब जो भी है वो तो मैं पता चला के रहूँगा। वेल रात को अपने कज़न के पास आके बैठता है कि पहले जिस तरह से कि हम बातें करते थे, हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करते हो। तो वो भी कह देता है कि बस मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा कोई साथी बने तो क्यों ना मेरी तरह तुम भी एक मेथड अपना कि ग्रैंड माँ के पास जाके उनसे सारी बातें कर ली। अब इसे एक आइडिया आता है, ये ग्रैंड माँ से मिलने के लिए उनके रूम में आता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में ग्रैंड माँ से नफरत करता है कि ग्रैंड माँ हमेशा बेगैन से लव करती थी और इससे नहीं।
ये तो बस बेजान की कंपनी को हथियाने के चक्रों में होता है और यहाँ पे एक सीक्रेटली कोई ऑडियो रिकॉर्डर भी फिट कर देता है कि अब इसकी और ग्रैंडमा के बीच, इनके बेजान और ग्रैंडमा के बीच जो भी बातें हुआ करेंगी ये चुपके से सुन लिया करेगा, उसका कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट ये अब इनकी कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीना हो गया था और ये 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए असिस्टेंट को एक रेस्टोरेंट बुक करने को बोलता है एंड कोई गिफ्ट लाने को भी फ़ौरन से ही मैसेज करके इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट पे चलने को बोलता है। ये जैसे ऑफिस में रेडी होके आती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। अब इसने शूज़ वगैरह नहीं पहने हुए थे, जिसने वो शूज़ भी इसके लिए न्यू बाइक के होते हैं जो कि अपने हाथों से इसे पहनाता है। दूसरी तरफ हमें जीचन को दिखाया जाता है जिसने कि स्पेशली बेजान की एक्स फियांसी शिन को खुद से मिलने के लिए बुलाया था। वो अब्रॉड गई हुई थी और उसने उसे अब चाइना वापस बुला लिया होता है। अब दोनों ही मिलके बेजान और चुनैन के खिलाफ काम करने वाले थे। अब यही कह रहा होता है कि अगर तुम्हें वाकई में बेजान वापस लेना है तो उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। इसे तो वैसे भी बेजान की कंपनी ही चाहिए होती है कि मैं जानता हूँ कि उसने शादी ये कंपनी लेने के लिए ही की थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और ये बात सबके सामने एक्सपोज हो गई तो उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पे जो भी था अब ये उसकी एक्स फियांसे के साथ मिलके कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करने ही वाला होता है। अब इन दोनों को रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इसने तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी अरेंज किया हुआ था जो कि एक पेन होता है। अचानक ही असिस्टेंट इसे कॉल करके बताता है कि हमें मालूम हुआ है कि जो डॉक्टर एक्स है वो एक्चुअली में एक लेडी है एंड उसकी एक फ़ोटो भी इसे सेंड करता है। अब इसे शक होने लगा था कि इसकी शक्ल तो मुझे शूनैन के जैसी लग रही है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वो अपने लेफ़्ट हैंड से काम करती है वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो राइट हैंड से कर रही थी। अब इसे लगता है कि शायद मैं ऐसे ही वहम कर रहा था, ये भला डॉक्टर एक्स कैसे हो सकती है। और इसने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि ये लेफ़्ट हैंड से भी लिख लेती हैं एंड राइट हैंड से भी, सबके सामने एक्सपोज थोड़ी ना हो सकती थी। अगले दिन जैसे ही पापा से आके पूछती है कि बेयान किधर गया तो वो कहते हैं कि उसकी कोई मीटिंग थी तो वो जल्दी में चला गया, तुम्हारे लिए आज खाना मैं ही बना देता हूँ। बट अचानक ही देखती है कि यहाँ पे जीचान एक गिफ्ट आके रखता है और वो भी किसी और का नहीं बल्कि बेजान को दिया हुआ था उस लड़की शिन ने जो कि उसकी एक्स फियांसी थी। और उसका जिक्र भी इसके सामने कर देता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से लव करते थे, पता नहीं क्या बना के 3 महीना पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया। फिर तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई और ये जेलिस फील करने लगती है कि क्या उसकी कोई एक्स फियांसी भी और उसने इस बात का जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया। इसने जो कि उनके दरमियान फूट डलवानी थी, काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रहा होता है। इसे चैन नहीं आ रहा था, इसने शिन के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी कर ली होती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ही निकाल ली थी। और फिर जैसे ही ऑफिस में बेजान से मिलने के लिए आती है तो सामने शिन को ही खड़ा हुआ देखती है और शिन को देख के सरप्राइज, ये तो यूनाइटेड फर्मा की ही कोई सीईओ लग रही है, लेकिन वो जो कि हैं वो तो गलत एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके सही मेडिसिन नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसको मैं पहले से ही तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि शिन्नी थी। अब दोनों ही बेजान के ऑफिस में पहुंच आई होती हैं कि देखते हैं कि ज़्यादा प्रोटोकॉल किसको मिलता है। वो तो इसके सामने इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा था, इवन के शिन की तो कोई भी बात सुनता ही नहीं है एंड फ़ौरन से मीटिंग के लिए चला जाता है। इसे तो समझ आ ही रही होती है कि ये जो लड़की है शूनैन ये कोई ना कोई टैक्टिक्स तो खेल ही रही है और उसे वार्न कर रही होती है कि जैसे तुम चाहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खैर वो कहाँ इससे डरने वाली थी कि देखा ही जाएगा एंड फिर वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे शूनैन अपने फैंस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और इसी बारे में दूसरी तरफ ये असिस्टेंट बेजान को ही बता रहा होता है कि कैसे डॉक्टर एक्स पब्लिक स्ट्रीम कर रहा है। ये फ़ौरन से पहुंचता है घर पे कि मैं भी एक आईडी बनाता हूँ और स्पेशली के मेडिसिन्स के बारे में शूनैन जानती है, उसी आईडी का ही यूज़ करता हूँ और उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे घर पे पहुंचा था देखता है कि ये भी कोई काम कर रही है। अब यहाँ पे उसकी आईडी मांगता है तो वो फ़ौरन से अपना लैपटॉप उसे पकड़ा देती है और देखने पे उसे पता चलता है कि जो पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी एक्चुअली में वो डॉक्टर एक्स ने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। सो इस तरह से काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ये डॉक्टर एक्स तक नहीं पहुंच पाते। अब ये उससे पूछने लगा था कि वैसे तुम लव लेसन क्यों ले रही थी। अब ये उसे रीज़न बता ही रही होती है और जैसे ही दोनों क्लोज आते हैं ये फ़ौरन से उसे साइड पे कर देती है, इवन कि उसे रूम से भी बाहर निकाल देती है।
खुद भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब वो भी अपनी फीलिंग्स अब दबा के नहीं रखना चाहता था, फ़ौरन से ही आगे से किस कर लेता है। एंड यहाँ पे इनके बीच हमें रोमांटिक सा ही सीन दिखाया जाता है। अब वो सच में इससे लव करता था, इस बात का तो जिक्र इसने उससे कर दिया था। एंड वो जानना चाहता था कि क्या ये मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचती है। वो लाई डिटेक्टर मशीन का यूज़ करता है एंड इसी के थ्रू इसे मालूम हो जाता है कि जहाँ पे कि ये इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, वहीं पे शून्यान के दिल में भी इसे लेके फीलिंग्स हैं। अब तो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही इंटीमेट हो गए थे और एक साथ रोमांटिक सा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले ही सीन में ये उसे अपनी फेवरेट प्लेस पर लेके आया था, जहाँ पे कि वो जीचन के साथ आया करता था और इधर ही इससे कह रहा होता है कि तुम्हें फ्यूचर में अब जो भी दिक्कत होगी, ये जो भी मसले मसाइल होंगे, मेरे साथ शेयर करना, मैं ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पे तो उसने फायरवर्क्स का भी अरेंज किया हुआ था, जिसे के देख के ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। अब जैसे ही रूम में आते हैं ये समझती है शायद आज की रात ये मेरे साथ यहीं पे स्पेंड करेगा, लेकिन वो जाने का कहता है। एंड ये भी बोलने लगा था कि वैसे तुम अपने बिस्तर को क्यों सेट कर रही थी। अब ये काफ़ी एम्बेरस फील करती है एंड शर्माने के बाद इसे फ़ौरन से अपने रूम से बाहर निकाल देती है। ये ग्रैंडमा के पास पहुँचता है एंड यहाँ पर हमें मालूम होता है कि जो ग्रैंडमा अपनी मेडिसिन ले रही थी वही ठीक नहीं होती है और वो यूनाइटेड फार्मा में ही बनती है। NIT-33 ये अब जानना चाहता था कि असल में वो मेडिसिन कौन बनाता है। इसे थोड़ा सा शक होता है कि वो ज़रूर डॉक्टर एक्स ही बनाता होगा। एक दफ़ा वो मुझे मिल जाए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है। इसने चुपके से असिस्टेंट को बुलाया होता है, जो कि अपने बॉस के साथ आया हुआ था। ये उससे जानना चाहती थी कि बेजान को क्या पसंद है क्या नहीं, उसकी लिस्ट बना के लाओ। और इन दोनों को ये सारी बातें करते हुए बेजान ने देख लिया था और पूछ भी लेता है कि इधर क्या चल रहा है। दोनों ही पकड़े गए थे। इसकी डायरी भी उसके हाथों लग जा चुकी होती है। यहाँ पे जैसे बेजान पड़ता है कि असिस्टेंट ने तो उसकी बुराइयां भी लिखी हुई हैं कि कैसे ये खड़ूस है, वो तो एक्सक्यूज़ करता वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जीचन को इन मैडम के पास ही दिखाया जाता है। उसके पास वो रिकॉर्डर था जो कि उसने ग्रैंडमा के रूम में लगाया हुआ था और यहाँ पे इसे ही सुना रहा होता है कि कैसे पता चल गया है उसको कि जो ग्रैंडमा मेडिसिन ले रही हैं वो यूनाइटेड फार्मा से बिलोंग करती है, NIT-33, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी इनके साथ कंपनी के साथ कॉपरेशन की हुई थी, तो हो सकता था कि इनके लिए ख़तरा बन सकता है और शायद यही रीज़न हो सकता है कि बेजैन इससे काफ़ी ज़्यादा नफरत भी करता है। फिलहाल तो इन्हें डॉक्टर एक्स को ही ठिकाने पे लगाना था। इधर ही ये अब अपने बिस्तर को सेट करती है कि जैसे ही बेचैन आएगा मैं उसके सामने क्या क्या पोज दूंगी, लेकिन जब तक के वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद रूम में पहुंचता है तब तक ये सो चुकी होती है। वो फिर इसके फोरहेड पे किस करने के बाद वहां से चला ही गया था। जीजन तो जानना चाहता था कि आखिर को शू नैन की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उसे शक था कि हो ना हो डॉक्टर एक्स कोई और नहीं बल्कि वही है। यही जानने के लिए वो अब जिन उसके स्टेप सिस्टर के पास पहुंचा होता है कि ये बातों में मुझे ज़रूर बताएगी। मोम से इजाज़त लेने के बाद उसे खाने पे लेके आता है एंड यहाँ पे फिर पूछ ही लेता है कि शू नैन क्या करती रहती है या उसके क्या मुश्किलें वगैरह। वो बताती है कि कैसे सीक्रेटली वो लैब में काम करती है। अब यही जो कुछ उसे जानना था इसे मालूम हो गया था। सो ये फिर वहाँ से चलता बनता है। अब जैसे ही अगले दिन इसकी आंख खुलती है तो इसके पास बेज्ञानी बैठा हुआ था। इसे काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही होती है कि ये क्या सोचता होगा कि लास्ट जब ये रूम में आया होगा मैं कि कैसे अजीब से सो रही होंगी, हालांकि मैंने तो न जाने क्या क्या सोचा हुआ था। अचानक इसे कॉल आती है जहाँ पे प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि तुम्हारी लैब में कोई एंटर हुआ था। ये बस ढूंढ रही होती है कि मेरी कोई चीज़ गुम ना हुई हो, स्पेशली कि डाटा किसी ने चुरा ही ना लिया हो। वो पूछता है कि कोई मसला है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर लूँगा। लेकिन ये कह देती है कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रोफेसर लियांग के पास ही जा रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अब वो आके कुछ इंस्पेक्शन वगैरह करके इसे बता देता है कि वैसे तुम्हारी लैब में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, क्या अभी भी नहीं बताओगी कि तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है। तो ये कह देती है कि नहीं नहीं मुझे किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो देर के बाद ये जीचन आके इन्हें कहता है कि ग्रैंडमा की बर्थडे है, सो अंकल ने सबको इन्वाइट किया, साथ में ही सारे मिलके सेलिब्रेट करेंगे। उसके जाने के बाद ये उसे तसल्ली दे रहा होता है एंड ये भी कहता है कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लो, उसके बाद मुझे बता देना कि आखिर को क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम।
और इन दोनों को साथ में देख के जीचन को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही होती है एंड यहाँ पे वो स्माइल भी करता है। हमें मालूम हो जाता है कि उसकी लैब में से उसका डाटा चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जीचन ही था और इसे मालूम हो जाता है कि डॉक्टर एक्स जिसे कि ये कब से तलाश कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शूनैन ही है और इसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। इधर ग्रैंड माँ के बर्थडे पे पापा ने सबको बता दिया था कि कितने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं ग्रैंड माँ ने अपनी लाइफ में। इन्होंने कि चैरिटी वगैरह भी की हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे। और ये सुन के इसे काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि इसका मतलब है कि पास्ट में जो कि मुझे स्कॉलरशिप मिला था जिसकी वजह से कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाई हूँ वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड माँ ही थी। अब तो इसने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं ग्रैंड माँ को हर हाल में ठीक करके रहूंगी और इसने अपना माइंड भी बना लिया होता है कि बस कुछ दिनों की बात है, इसके बाद मैं बेयान को भी बता दूंगी कि मैं ही डॉक्टर एक्स हूँ और जो काम कर रही है उसके बारे में भी। वो भी कह देता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना ले सकती हो, इसके बाद बेशक मुझे बता देना, मुझे तो कोई भी एतराज़ नहीं है। दूसरी तरफ ही हमें जीचन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कज़न से मिला करता था उसी प्लेस पे उसने जिन को ही बुलाया होता है। अब इसने तो बहुत ही घटिया सा प्लान बना के रख दिया। अब इसे पता जो चल गया था कि शूनैनी डॉक्टर एक्स है और वो ये वाली सच्चाई बेजैन को बताना चाहता था क्योंकि जानता है कि शूनैन ने शायद अभी तक ये बात बेजैन को नहीं बताई। जब उसे मालूम होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अगले दिन जैसे ही ऑफिस पहुंचा था तो अब इसे मालूम हो जाता है क्योंकि इसके टेबल पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे एंड फोटोज पे डॉक्टर एक्स कोई और नहीं बल्कि शूनैनी है। ये बात इसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होती है क्योंकि इसे तो यही लगता था कि NIT ड्रग जिस पे जगह रिसर्च की हुई है डॉक्टर एक्स ने वो उसी ने ही बनाई होगी और वो सबके लिए हार्मफुल है। इस बात के लिए डॉक्टर एक्स को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो शूनैन है। इधर ये काफ़ी परेशान हो रही होती है, कॉल्स भी करती है लेकिन वो पिक नहीं कर रहा होता। इसे टेंशन होती है कि बेयान घर भी नहीं आया और इसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, वो किधर चला गया। और ये बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा होता है टेंशन में आके कि मैं शूनैन को कैसे फेस करूँगा, ये तो घर ही नहीं जाता सारी रात। अगले दिन पापा पहुँचे हुए होते हैं। अब जैसे ही पूछते हैं कि बेजान किधर है, इनके वो घर पे नज़र नहीं आ रहा है, कहीं आप दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये कह देती है कि नहीं नहीं हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, वो शायद बिजी होंगे ना तो इस वजह से घर पे नहीं आए। अब पापा की बातों से इसे मालूम हो जाता है कि यूनाइटेड फार्मा जिसके के ये कब से पीछे पड़ी हुई है ये तो उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। अब यही बात सुननी थी। इसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि ये क्या मतलब, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर मैं NIT 33 के तहत तो मतलब कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करती भी हूँ, मुझे कुछ मिलता भी है तो इस बारे में तो बेजान भी फंस गए एंड पापा ने भी फंसना ही है। अब मन में ही इमेजिन कर रही होती है कि कैसे रिपोर्टर्स ने धावा बोल देना है इनकी कंपनी पे, ग्रैंडपा की हालत ख़राब हो जानी है और बेजान को जेल हो जाएगी क्योंकि वो शेयर होल्डर्स थे तो सबको यही पता चलना है जैसे कि उनका भी इसमें हाथ था। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे मिलने के लिए बेजान से उसके ऑफिस आती है तो आगे से लेडी कहती हैं कि फ़िलहाल आज के दिन तो वो आपसे नहीं मिलने वाले, आपको समझना होगा वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। ये बेचारी दुखी होती हुई वहाँ से चली जाती है कि इसका मतलब है कि बेजान जानबूझ के ही मुझे इग्नोर कर रहा है। असिस्टेंट जैसे ही पहुँचा था ऑफिस में तो बॉस को परेशान देख के पूछ ही लेता है कि आपको क्या हुआ है। तो ये बता देता है कि क्या तुम्हें पता है कि शूनैनी डॉक्टर एक्स है। तो असिस्टेंट भी कह देता है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ठीक है मैं मानता हूँ कि वो डॉक्टर एक्स होगी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस ड्रग के बनाने के पीछे उसका हाथ है। वो एक रिसर्चर है, बस मैं जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। अब जैसे ही जिन आई थी वो वहाँ से चला जाता है। जिनको तो खुशी होती है कि कैसे हो ग्रुप ने उनकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन किया है एंड यहाँ पे तो वो खुद सारा ब्लेम NIT 33 बनाने का उस डॉक्टर एक्स पे ही लगा रही होती है कि उसने ये सब कुछ किया, वरना हमारी कंपनी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। और जैसे ही मुझे डॉक्टर एक्स मिलेगी मैं तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और इसे भी गुस्सा आ रहा होता है कि इसका मतलब है कि मुझे शूनैन को इनके हाथों से बचा के ही रखना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं बेजान को क्या हो गया, वो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, इसे खुद समझ नहीं आ रही होती है। इधर बेजान ये असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ घर पे जाओ और ख्याल रखो शूनैन का कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंच जाए।
जो भी है मैं हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब अचानक जैसे उसे मैसेज मिलता है कि वो तो बाहर निकली हुई है और इसका ऑफिस पे आई थी, वो इससे मिला ही नहीं। अब इसे उसकी टेंशन होने लगती है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं पे खड़ी रहो। लेकिन अचानक ही उसकी कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये परेशान हो जाता है कि उसके साथ क्या बना। भागते भागते ये उसी प्लेस पे आया था जो कि उसने बताई थी। इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, लेकिन फाइनली वो इसके सामने आ ही जाती है और उसे देखते ही भाग के आके उसे हक कर लेते हैं। शुक्र है कि तुम ठीक हो। एंड देन इससे पूछने लगा था कि हाँ अब बताओ अपनी सच्चाई। तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि तुम ही डॉक्टर एक्स हो। यही बात थी ना जो कि मुझसे छुपा रही थी। तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बात कंफर्म करना चाहती हूँ कि मैं यूनाइटेड फार्मा में एज अ इंटर्न काम कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे गड़बड़ी नज़र आई थी कि उधर कैसे जो NIT-33 ड्रग्स बनाई जा रही हैं उसमें ख़राबी है। वो ओवरसीज सेल तो हो रही हैं, लेकिन उसके काफ़ी सारे नुकसान हैं एंड ग्रैंडमा को भी इसी वजह से ज़्यादा मसला बना था। मैंने फिर कंपनी छोड़ दी एंड उस पर रिसर्च वगैरह की एंड स्पेशली के अपनी आइडेंटिटी को हिडन किया। डॉक्टर एक्स बनी क्योंकि मैं उन तक पहुंचना चाहती थी कि कोई बस एविडेंसेस इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद मैं यूनाइटेड फार्मा को एक्सपोज कर दूं। एंड वो फिर अपोलोजाइज़ करता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। ऑब्वियसली सी बात है, उसने इसकी बातों पे ही यकीन करना था। एंड देन ये भी पूछ लेती है कि वैसे आप यूनाइटेड फार्मा के साथ कोऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो ये कह देता है कि हाँ बिल्कुल, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वो अच्छी मेडिसिन वगैरह नहीं बनाती है। बस एक दफ़ा उनकी कंपनी एक्सपोज हो जाए उसके बाद जाहिर सी बात है उन्हें इतना नुकसान होना है, वो डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाएगी एंड मैं उनकी कंपनी को ख़रीद लूँगा और इस तरह से हमें ही मुनाफा होना है। मेरी कंपनी भी बड़ी जानी है। एंड ये कहने के बाद वो फिर फ़ौरन से इसे हक भी कर लेता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। एंड आइंदा के बाद कहने लगा था कि तुम्हें जो भी परेशानी होगी बस मेरे साथ ही शेयर करना, हम दोनों मिलके उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। इसने अब शूनैन से तो कह दिया था कि तुम चाहे जो भी है अपनी रिसर्च वगैरह जारी रखो और एविडेंसेस ढूंढो कि आखिर हम किस तरह से यूनाइटेड फार्मा को एक्सपोज कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए इन्हें अपने लिए कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे कि कोई भी इन्हें तलाश ना कर सके। इधर जीचेन साहब ऊपर से पहुंचे हुए होते हैं। दोनों ही उसे देख के थोड़े से घबरा गए थे कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली हैं। वेल यहाँ पे यही कहने आया था कि मुझे मालूम हुआ है था कि कैसे इसका डाटा वगैरह चोरी करने की कोशिश की है। मैं इस काम में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये तो उसकी कोई भी हेल्प लेने से साफ मना कर देते हैं। वो अब फिर वहाँ से चलता बनता है। वैसे भी यही जानना चाहता था कि ये दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ये तो उसे कहने ही लगा था कि तुम टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर लूँगा जहाँ पे कोई भी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा। ये बातों ही बातों में पूछ लेती है कि वैसे क्या सच में, मतलब कि जिन आपकी फियांसी रही है आप उसे पसंद करते थे। तो वो इसे यकीन दिलाता है कि बिल्कुल भी नहीं, बचपन से ही मैं उससे नफरत करता था, मेरे दिल में उसे लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वैसे क्या तुम जिनसे जेलिस फील कर रही हो? तो ये कह देती है कि नहीं, मैं उससे क्यों जेलिस फील करूंगी। इसने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो छुपने की जगह तलाश की थी वो कोई और नहीं बल्कि इसका वही पुराने वाला अपार्टमेंट ही होता है। इसने पूरी बिल्डिंग खरीद ली थी कि जहाँ पे मर्जी चाहो काम करो, कोई भी तुम्हें परेशान करने वाला नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है कि वो इसका साथ दे रहा था। अब इनके इसी लवली से मोमेंट को ख़राब करने के लिए असिस्टेंट होता है ना, फिर एम्बेरस फील करता हुआ वहाँ से भाग ही जाता है। इधर इसे समझ नहीं आ रही होती कि इतना टाइम हो गया मैंने शूनैन को देखा नहीं है, वो गायब तो हो किधर गई है। इसने तो हर हाल में उसे ढूंढ निकालना था कि वो मेरे अब हाथों से बच नहीं सकती है। इसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था। अचानक ही इसे असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि बोर्ड मीटिंग में ही बुला रहा था और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैसे ये वहाँ पे पहुँच आया होता है। अब सारे लोग जो कि ये NIT-33 मेडिसिन को सस्पेंड करने के चक्रों में था, इस पे सवालों की बौछार कर देते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ना कि हमें कितना लॉस हो सकता है। ये सबको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं जानता हूँ कि वो मेडिसिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसका रुकना फ़िलहाल के लिए यही बेहतर होगा। ऊपर से असिस्टेंट आकर ये बुरी न्यूज़ देता है कि बाहर रिपोर्टर्स आए हुए हैं और जाहिर सी बात है उन्हें बुलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जीचेन था। अब ये बहुत ही कामली सिचुएशन को हैंडल करता है और सबसे कहने लगा था कि जो भी है मैं यही जानता हूँ,
आखिर को मैं एक सीईओ हूँ, मुझे भी पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है। अब जो कि मैं एक मेडिसिन की लॉन्च को सस्पेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे भी कोई मेरा रीज़न ही होना है। मैं वो सबके सामने एक्सपोज करके रहूँगा, बस थोड़ा सा वेट करें। अब ये वाली न्यूज़ इसने भी देख ली थी, इसे टेंशन हो रही होती है कि बेजान कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। लेकिन वो साहब इसका मूड फ्रेश करने के लिए पहुंच आए होते हैं। इसने उसके लिए केक बनाया था अपने हाथों से, कि शक्ल से तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब इसे टेस्ट करोगे ये बहुत ही अच्छा होगा और वाकई में इसे पसंद आता है। और यहाँ पे जानता था कि इसे भी लग रहा होगा कि जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, जो भी कंपनी में हालात चल रहे हैं। उसे तसल्ली देता है कि मुझे लेके तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम अपना काम जारी रखो। जी चैन अब अंकल से मिलने के लिए आया होता है कि शायद उन्हें ही मालूम होगा कि बेजैन और शूनैन कहाँ पे गए हैं, लेकिन अंकल कह देते हैं कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं है। वैसे भी अब तुम बेजैन का पीछा छोड़ ही दो, उससे बेहतर है कि अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चूज करो। ये भी कह देता है कि हाँ ठीक है अंकल, जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा। और जैसे एक रेस्टोरेंट में ये जिन से मिलने के लिए जा रहा होता है, इस बारे में अब पता चल ही गया था बेजैन को कि जो इसके साथ बुरा कर रहा है, इनकी जो प्लानिंग कर रहा है, इसकी तबाही और बर्बादी की, वो कोई और नहीं बल्कि इसी का ही अपना कज़न है जीचैन। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसने कब से इन्वेस्टिगेशन करके रखी हुई थी, अब इसे मालूम हो गया था कि जीचैन इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचता। वो तो उल्टा कंपनी हथियारों के चक्करों में ही यार, इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इस बारे में कॉल करके इसने यहाँ पे शूनैन को भी बता दिया था। इन मैडम को तो बहुत ही जल्दी हो रही होती है कि बस शूनैन एक दफ़ा मिल जाए, क्योंकि इसे पता चल गया था कि वही डॉक्टर एक्स है। तो हम देखेंगे उसके साथ क्या करते हैं। अब इसने डॉक्टर एक्स के साथ कोऑपरेशन कर ली थी, इस बारे में पूरे मीडिया को भी बता दिया होता है। एंड ये भी कहता है कि जल्दी हम न्यू लॉन्चिंग करने वाले हैं, सो आप लोग बस इंतज़ार ही करते हैं। और यही न्यूज़ देखने के बाद इस मैडम का तो पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है कि देखा डॉक्टर एक्स अब बेजान के साथ मिलके क्या कर रही है, हम क्या करेंगे बताओ। ये कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी देखना बेजान कैसे बिखरता है। बेजान की कंपनी के कुछ लोग आके रेजिग्नेशन लेटर इसकी टेबल पे रख देते हैं। उन्हें यही लग रहा था कि ये सब कुछ देख के कितना बिखर जाएगा। मैं जीचान इनसे ये करवा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे ज़रा भी गुस्सा नहीं होता। वो तो कामली इस सिचुएशन को हैंडल करता है एंड यही कह देता है कि ठीक है मैं इन पे साइन कर दूंगा, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वो जानता था कि बेजान मुझे टूटता हुआ देखना चाहता है एंड मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मुझ में कितनी हिम्मत है। यहाँ पे हर कोई आके इस पे चिल्ला के ही जाता है कि तुम कोई भी काम अच्छा नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ शूनैन की तरफ ही होती है कि अब मैं उससे शादी करके रहूँगा। यहाँ पे जीचैन इसका फेस देखने के लिए ही आता है कि देखता हूँ कि इतने सारे लोगों के जाने के बाद इसका क्या हाल है। लेकिन आगे से उसका ये चेहरा इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वो कितने पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ। अब इसे तो पता ही था कि जीचैन ही है इस सब के पीछे। वेल यहाँ पे बस यही कहता है कि जो भी गद्दार गद्दारी कर रहे हैं वो बाज आ जाएं तो यही बेहतर होगा। फिलहाल तो इसने अपनी वेडिंग पे तवज्जो दी हुई थी, इस बात का जिक्र जीचैन से भी कर देता है। वो हैरान कि क्या इसे कंपनी की कोई भी टेंशन नहीं है। अब शूनैन के पास आके उससे कहने लगा था कि वेन्यू एंड ड्रेसेस वगैरह डिसाइड कर लोगे, अपनी शादी पे क्या क्या करना है। उसे सारी समझ आ रही होती है कि आप यही चाहते हैं कि सबको यही लगे कि हम दोनों शादी कर रहे हैं और आप मेरे प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि कंपनी के तो जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ खबर ही नहीं है, और बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठे कर लेंगे। यही इरादे हैं ना आपके, मैं जानती हूँ आप ऐसा ही कर रहे हैं, और बिल्कुल यही बात थी। इधर वो बाकी सारे शेयर होल्डर्स को भी आके बता देता है कि फ़िलहाल मेरा फोकस तो अपनी वेडिंग पे है और वो लाइफ में एक दफ़ा ही होती है। मेरे बाद ये सारे मामलात जीचैन कंपनी में हैंडल करेगा। एंड फिर दिखाया जाता है कि कैसे शादी की प्लानिंग हो रही थी और प्रोफेसर भी इनकी मदद कर रहे थे। एक स्पाई इनकी वीडियो बना के जीचैन को सेंड कर देता है। जीचैन को खुद समझ नहीं आ रही होती कि कैसे मज़े से देखो ये अपने लिए चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है, अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, मतलब कि इस पे तो ज़रा भी असर नहीं हो रहा। और जैसे ही घर पे पहुंचता अपने पापा से इस बारे में बात करने के लिए, अंकल भी खुशी होते हैं कि उनके बेटे की शादी हो रही थी। इससे बढ़ के और क्या हो सकता था, लेकिन इसे तो ये बात हजम नहीं हो रही होती कि ज़रूरी इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ही सही, जो कि मैं पता चला के रहूँगा। इधर ये मैडम भी यही कह रही होती हैं कि देखो अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शूनैन जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ के निकालो, मैं बस एक दफ़ा
जो भी वो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वगैरह कर रही है मैं वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है इसे टेंशन तो होनी ही थी, आखिर को वो इसके खिलाफ जो काम कर रही थी। इधर घर पे ये अपने हाथों से उसके लिए खाना बना के लाता है एंड यहाँ पे वो भी हैप्पी होती है कि उसे इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। अब दुनिया के सामने तो वो शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चुपके से इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी होती है कि बस एक दफ़ा हमें वो सारा कुछ मिल जाए जो कि यूनाइटेड फर्मा के ख़िलाफ़ है। अब इसने जो कि वेडिंग ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट किया था उसके सामने पहन के आती है, वो तो अपनी नज़रें इससे हटा ही नहीं पाता, बिल्कुल खोसा ही गया था। जीचैन तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब किसी तक भी पहुंच नहीं पा रहा हूं। अचानक ही इसका बॉडीगार्ड इसे कॉल करता है कि हमें पता चल गया है कि शूनैन कहाँ पे है। ये कह देता है कि फ़ौरन से गाड़ी को रेडी करो एंड मुझे वहाँ पे लेके जाओ। इसने फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट जो भी रिसर्च वगैरह कर रही थी वो तैयार कर ही लिया होता है। और ये जैसे ही शूनैन को ढूंढने के लिए जा रहा था तो आगे जाके मालूम होता है कि इन्हें गलत फहमी हुई थी, वो तो वहाँ पे है ही नहीं। असल में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे एक बंदे ने बेजान पे नज़र रखी हुई थी, उसे मालूम हो गया था और उसने जल्दी से शूनैन का सारा सामान कहीं और ही शिफ्ट कर दिया था। फिलहाल तो इसे इसकी मम्मा के फ्लैट पे ही लेके आ जाता है कि आई से जब तक कि मेरी और शूनैन की शादी नहीं हो जाती है ये आपके पास ही रहेगी। आप जानती हैं ना अगर आपने इसका अच्छे से ख्याल रखा तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और वो तो मान ही जाती हैं और ये शूनैन को भी तसल्ली देने लगा था कि तुम टेंशन ज़रा भी मत लेना, मैं जानता हूँ तुम्हारी जो मॉम है ना वो पैसे की कितनी लालची हैं, वो किसी को भी नहीं बताएंगी कि तुम इस वक्त यहाँ पे छुपी हुई हो। इधर असिस्टेंट पहुँचता है बाकी सारे शेयर होल्डर्स के पास, वो भी यहाँ पे मीटिंग करने के लिए। पापा घर पे ही बैठ के मीटिंग कर रहे थे इनके साथ और इन्होंने तो इन्हें जॉब से फारिग कर दिया होता क्योंकि वो जानते थे ये कंपनी में रह के ये कितने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं जीचैन के साथ मिलके, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंपनी कभी भी इन हालात से गुजरे। इधर ये मैडम इंटरव्यू दे रही होती है और अचानक ही वो इससे क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर एक्स ने तो इस पे आर्टिकल ही राइट कर दिया था कि कैसे ये ड्रग्स वगैरह इनकी कंपनी बना रही है और इससे लोगों की जानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब तो ये फ़ौरन से जीचैन को कॉल मिलाती है कि मुझे हर हाल में शूनैन चाहिए, चाहे जो हो जाए, और उसके पास वो जो कि रिसर्च उसने की हुई थी मेडिसिन की वो भी, क्योंकि अपनी कंपनी को तो वो कभी भी तबाह हो बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी। और फ़ौरन से कह देती है कि शूनैन को पकड़ के नहीं ला सकते हो तो कम से कम बेजान को तो ब्लैकमेल कर सकते हो ना। इधर ये जैसे ही रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे आके इन्हें पकड़ लेते हैं कि जीचैन ने आपको बुलाया है, तो बेजान भी चुप करके उनके साथ ही जाने लगा था। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जीचैन ने इसे उसी प्लेस पे ही बुलाया था जहाँ पे कि दोनों कज़न अक्सर मिला करते थे। ये तो उसे यही कह रहा होता है कि अगर जिंदा सलामत बचना चाहते हो तो शूनैन को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो कहाँ करने वाला था। इसी बात पे इन दोनों की अच्छी खासी फाइट भी हो जाती है। अब वो इसे इतना ज़्यादा नफरत करता है इस बात का अंदाज़ा बेजान को नहीं था। वो अभी भी कहता है कि देखो तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, वापस आना चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। और इधर ये तो उसके सामने एक शर्त भी रखता है कि देखते हैं एक बेट लगा लेते हैं, अगर तुम वो बेट जीत गए तो तुम चाहे जो भी मेरे साथ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर वो बेट मैं जीत गया तो शूनैन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे और खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे। वो भी फ़ौरन से मान जाता है कि ठीक है इसमें कोई भी बुराई नहीं है, देखते हैं कि बेट कौन जीतता है। इधर इसे टेंशन हो रही थी कि बेजान किधर गया, कोई राब्ता नहीं हो रहा, और असिस्टेंट आके बताता है कि कैसे जीचैन ने बेजान को मिलने के लिए बुलाया। इसे उसकी टेंशन होने लगी थी कि ये सारा कुछ उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है जो कि मैं कर रही हूँ। फ़ौरन से पहुँचती है इन साहिबा के पास मिलने के लिए कि अगर तुम्हें ये मटेरियल चाहिए तो जो कि बेजान को पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दो। ये इनको तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि ये वाली चीज़ खुद ही लेके यहाँ पे आ गई, अब इसमें मुझे ही फ़ायदा होना है। अब अचानक ही इसे पता चलता है कि एक्चुअली में जो कि पुलिस के सामने इसके एविडेंसेस ला के रख दिए गए थे, सबको मालूम हो गया था कि कैसे ये ड्रग्स वगैरह बेच रही थी एंड वो भी ओवरसीज़, लोगों को कितना नुकसान हो सकता था। अब चूंकि इसकी कंपनी एक्सपोज हो चुकी थी इसी वजह से पुलिस इसे पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है, जो कि अपनी इमेज बनाने के चक्रों में थी। देखा जो बुरा करता है उसका अंजाम तो हमेशा ऐसे ही होता है, ना गलत काम करती ना इसके साथ ऐसा होता।
इधर ये साहब तो अपनी बेट जीत चुके होते हैं एंड अब तो जो कि जी चैन था उसे जेल में ही जाना था कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसने ये बेट लगाई थी कि देखते हैं कि मेरी जान को बचाने के लिए जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसने रिसर्च करके बनाई थी मिनके शूनैन ने, वो जिन को देने के लिए जाती है कि नहीं। अब यहाँ पे तो जीचैन को लगता था कि वो बिल्कुल भी देने के लिए नहीं जाएगी, मतलब कि वो तुमसे इतना कहाँ लव करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो जिनके पास लेके पहुँच गई थी बेजैन को बचाने के लिए और बस इसी वजह से ही वो भी पकड़ी गई है एंड जीचैन साहब भी अब जेल ही जाने वाले थे। नेक्स्ट ये दोनों को साथ में ही दिखाया जाता है। ये परेशान थी कि कैसे उन सब की वजह से इसकी कंपनी को भी लॉस हुआ है, लेकिन बेजान को तो कोई भी चिंता नहीं थी कि कोई बात नहीं है, अब तो हम सुकून में है ना, और वैसे भी ये चीज़ें तो फिर बनती ही रहती हैं। ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती ही रहती है। डैड ने एक डिनर का अरेंज किया था जहाँ पे कि उन्होंने इसकी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर को भी बुलाया ही होता है। वेल, इन्हें थोड़ा सा ये भी दुख था कि कैसे जीचैन को जेल में जाना पड़ा, लेकिन जो तो उसने काम किए थे उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही थी। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे होते हैं। वेल, अब जाके तो इन्होंने अपनी ऑफिशियली वेडिंग करनी थी। इधर डैड एयरलूम इसे देते हैं, एक ब्रेसलेट देते हैं कि पहले ये मेरी वाइफ के पास था, लेकिन जैसे कि हम अपनी फैमिली में ये चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, सो ये अब आपका हुआ एंड सारे ही चीयर्स करने लगे थे। और इसकी मॉम और स्टेप सिस्टर भी इसके साथ मिल गई होती हैं। यहाँ पे अब ग्रैंड माँ के लिए मेडिसिन बना रही होती है कि जल्द से जल्द वो भी ठीक हो जाए, और वो अक्सर ही इससे मिलने के लिए आ जाया करता है काम पे। दोनों ही खुश होते हैं अपने अपने दुश्मनों को ठिकाने पे लगा के। इनकी इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।